हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, जो आपकी यूजीसी नेट के पेपर वन में भी एक यूनिट है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन से मिक्स करके क्वेश्चन आता है। कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में संचार या संप्रेषण बोलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये पेपर टू में जैसे कंप्यूटर जो अपना जो कॉमर्स है वहाँ पे भी ये यूनिट है, ठीक है, कम्युनिकेशन वाली यूनिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम क्वेश्चंस के माध्यम से सारे कंसेप्ट्स कम्युनिकेशन के करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से हमें देखने के बाद कम्युनिकेशन का हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में इस यूनिट से बहुत अच्छे से फिर हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चित्त को शांत करके, मन को रिलैक्स करके हर एक चीज़ को अच्छे से सुनना है, हर कंसेप्ट को समझने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। चलो बात करते हैं इसके बारे में। प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। SWMG के नाम से है। इसको आप इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी और खुद का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये बटन दिखेंगे और कोर्स पे जाके आप पेपर वन के लिए और पेपर टू इन्वायरमेंट साइंस के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर वन का डिटेल्ड कोर्स भी चल रहा है, जो 3 मंथ और 6 मंथ के लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर टू ईवीएस के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 3 मंथ और 6 मंथ के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें लाइव सेशन भी होते हैं। अगर आप लाइव सेशन नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। और रेज हैंड का भी ऑप्शन है। आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप रेज हैंड करके कॉल पे आके आप सारी बातें कर सकते हैं, ठीक है। और नोट्स भी मिलेंगे PDF नोट्स में और लेक्चर रिकॉर्डेड भी रहेंगे। जो आज मान लो लाइव क्लास हुई आपने नहीं देख पाए तो वो रिकॉर्ड रहेगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप विलिंग हैं, नेक्स्ट एग्जाम के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो भाई करिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सुनना है, चित्त को रिलैक्स करके पढ़ना है। फिर नीचे ऑप्शन है इसके ना, नीचे आंसर दिए हुए हैं, उसमें हमें सेलेक्ट करना है। पहला है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द साइकोलॉजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन में जो आपका बैरियर वाला जो एक टॉपिक है, ठीक है, वहाँ से लिया हुआ क्वेश्चन है। नीचे दी गई सूची से संचार के लिए मनोवैज्ञानिक बाधाओं की पहचान कीजिए। आपसे ये पूछा है कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो साइकोलॉजिकल है। बैरियर मतलब एक तरह से बाधा, रुकावट जो कम्युनिकेशन नहीं होने देती। तो आराम से आंसर करिए, कौन सा आंसर करोगे इसमें, कौन कौन से ऐसे है जो साइकोलॉजिकल बैरियर है। ये वाले ऑप्शंस हैं, ध्यान से देखना, इसमें ऑप्शंस ये है, ठीक है, इसमें ये है। समझ में आया कुछ? चलो मैं बता देता हूँ आपको। शोर है, नॉइज़ है, वो एक कोई साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है। आपको पता है वो फिजिकल बैरियर है, ठीक है ना, फिजिकल बैरियर है। और आपसे पूछा है मनोवैज्ञानिक, तो शोर यानी कि नॉइज़ एक साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है। अदृश्यता, ये भी जो इनविजिबिलिटी है एक तरह से एक ये फिजिकल भी हो सकता है, तो ये कोई बैरियर साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है। लेकिन हाँ, प्रिजुडिस, डिसइंटरेस्ट और इन अटेंशन, ये सारी की सारी चीज़ है, ये आपकी मनोविज्ञान से संबंधित है। पूर्वाग्रह कर लेना, ठीक है, अरुचि या असावधानी, ये इनमें से कुछ शब्द हमने जो हम इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में बैरियर है, इसमें प्रिजुडिस शब्द हमने पढ़ा था, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो ये जो C, D और E वाला ऑप्शन है, प्रिजुडिस, डिसइंटरेस्ट और इन अटेंशन, ये मनोविज्ञान से संबंध है, ये साइकोलॉजी से संबंधित है। तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा जिसमें C, D और E हो। तो C, D और E कहाँ है? थर्ड ऑप्शन में है C, D और E। तो थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो गया। क्या आप लोगों ने सोच लिया था कि ये आंसर सही बताओ? आप कमेंट बॉक्स में ऐसी बातें बता दिया करो कि हाँ हमने सोचा था ये ऐसा हुआ, या अगर किसी ने नहीं सोचा तो क्यों नहीं सोचा था, क्या दिक्कत थी, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन है आपसे एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि विच न्यूज़पेपर लोगो बियर्स लेट ट्रुथ प्रिवेल। किस अखबार का लोगो है ये लेट ट्रुथ प्रिवेल, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन 2021-22 में पूछा गया था। ये मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूँ। ये जो लोगो है ये है टाइम्स ऑफ इंडिया का है। किसका है? टाइम्स ऑफ इंडिया का है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको एज ए होमवर्क ये करना है कि द ट्रिब्यून है, द हिंदू है, इनका लोगो क्या बियर करता है, इसमें क्या है, आप ये भी देख लो, ठीक है ना। और एक और देख लेना कि यूजीसी का जो लोगो है उसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार ये भी देख लेना, प्लीज़ आप देख लेना, क्या पता कुछ भी पूछा जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया है।
चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन वैसे ही हैं नीचे ए बी ए सी डी इस तरह से ऑप्शन है, तो हम देख लेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन इन द लिस्ट गिवन बिलो। आपसे पूछा है दी गई सूची में संचार के लिए बाधाओं की सूची का पहचान करिए। कौन कौन सी ऐसी हैं जो बैरियर है। बैरियर से फिर ये क्वेश्चन आ गया है बड़ा, क्योंकि बैरियर वाला और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बताइए बैरियर कौन कौन से हैं, इनमें कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो बैरियर हो सकती है। टाइम और डिस्टेंस, समय और दूरी बैरियर हो सकता है कि नहीं, बताइए। ये हमने बात की है, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। हमने बात की थी डिस्टेंस के बारे में कि ये फिजिकल बैरियर हो सकता है, जो इन्वायरमेंटल के जो भी कंडीशंस रहेंगी वो, तो ये एक तो ये बैरियर हो गया, ठीक है। टाइम और डिस्टेंस एक तो ये बैरियर है कम्युनिकेशन का, ठीक है। चलो दूर दोस्तान हैं जहाँ पे नहीं सही से चीज़ें कनेक्ट हो पा रही है, तो वो एक बैरियर है, डिस्टेंस भी। दूसरा एक तो ए तो पक्का हो ही गया, और एक बार एक पक्का हो जाता है तो ऑप्शन देखते हैं। देखना अब देखो फ्रेंड्स, अब आपको बहुत आराम से हो जाता कि ए तो पक्का आएगा ही आएगा, तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, सीधा सा ऑप्शन हो गया। अगर आपका एक को ही पता हो, टाइम और डिस्टेंस तो पता ही आपको बैरियर होते हैं, तो सारे ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन नहीं, मैं तो देखूंगा, ऐसे नहीं होता। एग्जाम में टाइम बचा लेना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे श्योरिटी है आपको। चलो हम तो समझ लेते हैं। इसमें बी ऑप्शन भी आएगा जो बैरियर है। क्यों है बी ऑप्शन? बी ऑप्शन है बाईपास इंस्ट्रक्शन। बाईपास इंस्ट्रक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? एक तरह से भाषा संबंधी बैरियर होता है। जब आप किसी को कोई कहते हो ना कि ये बात हाँ, तो उसको लगता है मुझे समझ में आ गई, है ना, लेकिन दो लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है भाषा की वजह से या किसी लैंग्वेज की वजह से, तो ये होता है बाईपास इंस्ट्रक्शन। तो ये भी एक बैरियर है, ठीक है ना, बाईपास इंस्ट्रक्शन। तो ये दोनों बैरियर है जो कम्युनिकेशन के अंदर है, ए और बी। इनकोडिंग डिकोडिंग ये तो होगी ही होगी ना। इनकोडिंग किसके बेस पे होती है? मैसेज की इनकोडिंग होगी, ठीक है ना, ये तो जरूरी है किसी आइडिया की इनकोडिंग होना। और रिसीवर बेस पे डिकोडिंग होगी, ये तो जरूरी है, ये बैरियर थोड़ी है। एक तो प्रोसेस है, ये होना तो जरूरी है, और लॉजिकल सीक्वेंस तो अच्छी बात है, तार्किक अनुक्रम तो चलेगा ही चलेगा। तो इसमें दो बैरियर है, ए और बी है, ठीक है। इसमें मैंने बाईपास इंस्ट्रक्शन के बारे में एक बात लिखी हुई है, ये बात आप देख लें। बाईपास इंस्ट्रक्शन क्या है? बाईपासिंग होती है मिसकम्युनिकेशन है दैट अकर व्हेन टू इंडिविजुअल थिंक दैट दे अंडरस्टैंड ईच अदर बट एक्चुअली दे मिस ईच अदर्स मीनिंग। उनको वास्तव में ऐसे लगता है कि हम एक दूसरे को समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो एक दूसरे को मिस कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक्चुअली में वास्तव में नहीं समझ रहे हों। लगता है कि मैं उसको समझता हूँ लेकिन नहीं समझता हूँ। ऐसा होता है ना कई बार कि मैं उसको सारा जानता हूँ, ऐसा नहीं होता है। नहीं जानते आप सारा जानते तो आप उससे लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं। जो डेली जो लड़ाई झगड़ा करते हो, किसका फ़ोन था, क्यों फ़ोन था, ये वो वाला होता ही नहीं अगर कंप्लीटली जानते तो। चलो आगे बात करते हैं। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन द परसेप्चुअल प्रोसेस क्रिएट सिमेंटिक नॉइज ऑल्सो कॉल्ड वर्ड नॉइज। संचार के संदर्भ में अवधारणात्मक प्रक्रिया जो होती है, यानी कि जो शब्दार्थ शोर होता है उसको शब्द शोर भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाएगा। यानी कि जहाँ पे एक तरह से भाषा संबंधी शोर होता है, जहाँ पे सही भाषा का प्रयोग नहीं होता या कॉमननेस यूज़ नहीं होती, एक दूसरे सेम भाषा का यूज़ नहीं हो रहा है, तो दिक्कत तो है ही। और उसको हम कैसा शोर कहेंगे? एक वर्ड नॉइज़ है, यहाँ पे शब्दार्थ शोर है, शब्दों का शोर है। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्या रीजन क्या है? असर्शन तो ठीक है, रीजन क्या है? रीजन कह रहा है द वेरियस मीनिंग आइदर कनोटेटिव और डिनोटेटिव सोर्स आर सोर्स ऑफ सिमेंटिक नॉइज। सही बात है, क्योंकि बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं। जैसे कोई भी हम जहाँ पे डिक्शनरी का मीनिंग होता है उससे, या फिर कोई एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज़ को, कनोटेटिव करते हैं, यानी कि सांकेतिक और असंकेतिक जो है वहाँ अर्थपूर्ण शोर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कई चीज़ों के कई सारे मतलब निकल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का नॉइज़ होगा वो वर्ड नॉइज़ होगा, शब्दों का शोर होगा, क्योंकि ये कनोटेटिव और डिनोटेटिव शब्द जो आ गए वो शब्दार्थ के लिए ही है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ए भी ठीक है, आर भी इसका करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आया क्या? ठीक है सर, आया। हम तो वो पिछली वाली बात सोच रहे हैं जो आपने कही थी कि क्यों झगड़ता हूँ उससे। मत झगड़ा करो तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन वर्बल क्यू that include the pitch, rate,
वॉल्यूम एंड यूज ऑफ पॉज। याद करो वो दिन। निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संकेत का एक विशिष्ट उदाहरण है जिसमें पिच, दौर, आयतन, यानी कि वॉल्यूम यहाँ तरह से आवाज़ से है, वॉल्यूम वो वाला आयतन नहीं है, ये एरिया क्षेत्रफल, और वॉल्यूम आयतन नहीं है, वॉल्यूम मतलब साउंड का है ये, और विरामों का उपयोग शामिल है। कौन सा है इसमें जहाँ पे इन चीज़ों का नॉन वर्बल क्यू, पिच वगैरह का यूज़ किया जाता है? याद करो वो हमने क्या पढ़ा था, पैरा लैंग्वेज पढ़ा था ना, और मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था अगर आपको याद हो तो, कि मैंने बोला मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन आपने कहा कि आपकी पिच से लगता है ना, कि आप नाराज़ हो, है ना, आपने मेरी पिच से पहचाना नाराज़ हो, है ना। कई बार वो कह देते हैं ना, जब दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, मैं नहीं हूँ नाराज़, आप घर पे जाके काम कर लो ना, लेकिन आपको नहीं, मान जाओ ना, आपको उसी टाइम मनाना होता है। लड़ाई झगड़ा तभी तो बढ़ता है, 10 मिनट का टाइम दे दिया करो, नहीं उसी टाइम मनाऊंगा मैं, तो फिर और कर लो झगड़ा, ठीक है। तो पैरा लैंग्वेज होता है जो पिच वगैरह की बात होती है। चलो 2 स्टेटमेंट है, इनके बारे में देखना है। ये कह रहा है कि एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। प्रभावी मौखिक संचार के लिए उपयुक्त शब्द चयन आवश्यक है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। प्रभावी मौखिक संचार के लिए उपयुक्त शब्द चयन आवश्यक है। जैसे ही आपके शब्द एप्रोप्रिएट होंगे, उपयुक्त होंगे, तभी तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव होगा। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि फेशियल एक्सप्रेशन, जो फेस के आपके एक्सप्रेशन है, एंड पोस्चर, जो आपका बॉडी लैंग्वेज या मुद्राएं जो हैं, पोस्चर है, वो फॉल अंडर विजुअल कम्युनिकेशन। बिल्कुल, चेहरे की अभिव्यक्ति और मुद्राएं दृश्य संचार के अंतर्गत आती है। बिल्कुल विजुअलाइज करते हैं हम इनको, बिल्कुल सही बात है। ए भी ठीक है और बी भी, मतलब कथन 1 और कथन दोनों सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। तो ये फॉर राइट आंसर आ गया इसका 1, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग ए मैसेज फ्रॉम ए सोर्स टू एन ऑडियंस वाया द चैनल। सही बात है, संचार एक स्रोत से एक संदेश को एक चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। संचार यही तो होता है, कम्युनिकेशन। मैसेज होता है ना, उसकी इनकोडिंग होके चैनल के माध्यम से ऑडियंस यानी कि रिसीवर तक जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट तो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है टू एस्टैब्लिश कॉमननेस बिटवीन द सोर्स एंड ऑडियंस इज इफेक्टिव फॉर सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन। संचार की सफलता के लिए स्रोत और दर्शकों के बीच कॉमननेस स्थापित करना प्रभावी है। ये बहुत सही बात है। अगर आप कम्युनिकेशन इफेक्टिव करना चाहते हो, यानी कि सफल करना चाहते हो, प्रभावशाली करना चाहते हो, तो वहाँ कॉमननेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉमननेस का मतलब क्या होता है? यानी कि ऑडियंस और स्पीकर होता है, उनमें एक तरह से सेम चीज़ होनी चाहिए। मतलब जो मैं भाषा बोल रहा हूँ वो भाषा आपको समझ में आना चाहिए, कॉमननेस होना चाहिए। जब कॉमननेस होगा दोनों में, तभी तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, तभी तो सक्सेस होगा कम्युनिकेशन, तभी तो सफल होगा। नहीं तो कैसे सफल हो जाएगा? आपने उसको उस भाषा में कुछ बोल के आगे, उस भाषा को वो जानती ही नहीं थी, तो क्या जवाब देगी? तो इफेक्टिव नहीं हुआ ना। अगर वो जानती उस भाषा को तो रैप्टे भी पढ़ सकते थे और सब हाँ भी हो सकती थी कि चलो हम दुनिया को आगे चल के ले चलते हैं, हम इस दुनिया में दोनों साथ रहेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कॉमननेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कि जो बात आप बोलो वो उसको समझे, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामीटर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार के पैरामीटर है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कौन कौन से पैरामीटर है आप छांटिए। जहाँ पे इफेक्टिव यानी कि बहुत बढ़िया वाला प्रभावशाली कम्युनिकेशन होगा, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? पहला है फ्रीडम टू सी एंड हियर व्हाट इज हियर। सही बात है, देखने और सुनने की आपको अगर स्वतंत्रता है, इधर क्या है उधर क्या है, बिल्कुल अगर देखने की स्वतंत्रता है तो सही से आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाओगे। बिल्कुल तभी तो कर पाओगे, स्वतंत्रता देंगे तभी तो। चलो ये तो ठीक है। फ्रीडम टू से, कहने की स्वतंत्रता है आपको। व्हाट वन थिंक एंड फील, कोई क्या सोचता है और क्या महसूस करता है, ये सारी बात आप कहने को स्वतंत्र हैं,
तभी तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाओगे। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी बहुत बढ़िया है। लेकिन इसमें यहाँ पे आके आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी रहेगा, फ्रीडम टू फील व्हाट वन फील, महसूस करने की स्वतंत्रता। क्योंकि आप महसूस करने की स्वतंत्रता दोगे किसी को, तभी तो उसके बारे में कुछ कहने की स्वतंत्रता होगी। आप प्रॉपरली उसको महसूस करोगे तभी तो आपको बिलीफ सिस्टम बनेगा। आपको महसूस करने के, अच्छे से महसूस करोगे तभी से एक ट्रस्ट बनेगा। सारी चीज़ें महसूस अच्छे से करोगे तभी तो बात होगी। तो फ्रीडम टू फील व्हाट वन फील, तो ये सही बात है। तो ए भी, बी भी और डी भी, ये होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा पैरामीटर है, ए, बी और डी। ये चीज़ ध्यान रखनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ कन्फ्यूजन सी में हो सकता है, लेकिन इसके लिए बेस्ट डी ऑप्शन है। ठीक है, तो याद रखना, देखने ये वाला और डी वाला, महसूस करने की, ए, बी और डी इज़ द राइट आंसर। चलो देखते हैं कहाँ गए हो, ए, बी और डी इज़ द राइट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। चलो ये रहे आगे। ये क्या कहता है, सुनिए इसकी। ये कह रहा है मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर व्हेन सोर्स एंड रिसीवर आर होमोफिलस। अभी बात करी थी कॉमननेस, वही वाली बात है। अधिक प्रभावी संचार तब होता है जब स्रोत और रिसीवर समरूप होते हैं। समरूप, जब से समरूप का मतलब सर ऐसा क्या कि वो धोला है तो मैं भी धोली हूँ, वो काला है तो मैं भी काली हूँ, समरूप ऐसा क्या? अरे नहीं रे, समरूप का मतलब जो जिस आप इन्वायरमेंट में बात कर रहे हो, जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, वहाँ पे एक सेम है। ठीक है ना। मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर व्हेन सोर्स एंड रिसीवर आर होमोफिलस। एक समरूप मतलब माहौल है, उसमें सेम भाषा का प्रयोग हो रहा है, इस तरह से, तो तभी तो होगी ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बहुत सही बात है। रीज़न क्या है? क्योंकि। आप रीज़न के आगे बिकॉज लगा दिया करो, सोर्स के आगे क्योंकि लगा दिया करो, कारण के आगे बिकॉज सोर्स एंड रिसीवर यूज सेम लैंग्वेज, आ गई ना बात होमोफिलस की, एंड वर्ड्स टू स्टिमुलेट सिमिलर मीनिंग, आ गई। क्योंकि स्रोत और रिसीवर समान अर्थ को प्रोत्साहित करने के लिए एक ही भाषा और शब्दों का उपयोग करते हैं, इसीलिए ऐसा है। तो बिल्कुल ठीक बात है, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और इसका सही एक्सप्लेन कर रहा है ये। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हो गई बात। चलो बहुत बढ़िया, सही है शुरुआत, है ना, बहुत सही है। चलो इसको देखते हैं, ये क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लॉग्स इन नेटवर्क कम्युनिकेशन इज ट्रू। नेटवर्क संचार में ब्लॉग के बारे में, जो ब्लॉग्स लिखते हैं ना, ब्लॉग्स लिखते हैं, ब्लॉग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? द कंटेंट ऑफ ब्लॉग कैन बी एडिटेड बाय एनीवन। ब्लॉग की सामग्री को कोई भी संपादित या एडिट कर सकता है। कोई भी कर देगा तो इसका क्या मतलब हुआ? क्यों कर देगा कोई भी? आप लिखोगे तो आप ही करोगे ना, ये तो नहीं हो सकता। ए ब्लॉग इज सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सिस्टम दैट अलाउ पीपल टू चैट इन रियल टाइम। ब्लॉग एक सिंक्रोनस संचार प्रणाली है। आईसीटी में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस पढ़ते हैं ना। सिंक्रोनस जो होता है रियल टाइम, लाइव वाले की बात होती है, ठीक है ना। लेकिन ब्लॉग होता है वो सिंक्रोनस नहीं होता, याद रखना। ईमेल, ब्लॉग, विकीपीडिया, ये सब एसिंक्रोनस होते हैं, इसमें रियल टाइम नहीं चलता है। तो ये भी काट दो, ठीक है, क्योंकि सही पूछा है। ए ब्लॉग कंसिस्ट ऑफ पोस्ट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिवर्स मतलब उल्टा समय के अनुसार, मतलब उल्टा पोस्ट दिखाता है आपको, ये बिल्कुल सही बात है। ए ब्लॉग कंसिस्ट, है ना, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, उसका रिवर्स होता है, ये बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। ए ब्लॉग इज ए हिस्ट्री ऑफ वेब पेज दैट यू हैव विजिटेड मेंटेन्ड बाय एन ISP ना। हिस्ट्री ऑफ वेब पेज ये नहीं दिखाता, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा आ गया? थर्ड इज द राइट आंसर हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलो सर ध्यान रखेंगे तो डांट क्यों रहे हो? डांट नहीं रहा, कह रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑडियंस नॉइज इज पोटेंट व्हेन द मैसेज इज कंट्रोवर्शियल। संदेश विवादास्पद होने पर श्रोताओं का शोर प्रबल होता है। बताइए भी, अगर आप कोई कंट्रोवर्शियल बात बोलोगे तो विवादास्पद तो होगा ही होगा, इस बात को तो जानते ही हो। विवादास्पद कोई भी बात करोगे आप, कंट्रोवर्शियल कोई भी बात करोगे तो ऑडियंस का तो शोर है वो प्रबल होगा ही होगा, इस बात को जानते हो। कंट्रोवर्शियल बात कह के देखो आप क्या हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कंट्रोवर्शियल कोई बात कहे हो, विवादास्पद होगे तो श्रोताओं में शोर प्रबल होगा, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी कम्युनिकेशन टू कन्वर्ट एन ऑडियंस फ्रॉम वन
व्यू पॉइंट टू अनदर। किसी भी संचार के लिए दर्शकों को एक दृष्टिकोण से दूसरे दृष्टिकोण में परिवर्तित करना असंभव है। ऐसा है क्या? आप उसको मना नहीं लेते क्या बात कर करके? अगर ऐसा इम्पॉसिबल होता तो वो मानती ही नहीं। ये इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है कि आप कम्युनिकेट करो और उसके व्यू पॉइंट को ना बदलो। हम कम्युनिकेट होके ही तो लोगों के बारे में विचार बदलते हैं हमारे, तो इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। हम जो ऑडियंस का एक व्यू पॉइंट से अनदर बना देते हैं, हम न्यूज़ सुन के, और ये सब हमारा व्यू पॉइंट बदलता है ना, तो बिल्कुल बदलता है। तो इम्पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल है, संभव है, असंभव नहीं है। तो इसको काट दो। तो बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट है वो ठीक है, जबकि स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत है। वो तो कौन सा आएगा? थर्ड ऑप्शन, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या कहते हैं? वाई डू वी कम्युनिकेट? हम संवाद क्यों करते हैं? सर स्वाद लेने के लिए करते हैं दूसरों के। अरे नहीं रे, ठीक है ना। वाई डू वी कम्युनिकेट? हम संवाद क्यों करते हैं, क्यों कम्युनिकेट करते हो? फॉर सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक संपर्क के लिए, बात करने से बात बनी जाए, क्या सब था, है ना, मान जाए, एक तो ये होगा फॉर सोशल इंटरेक्शन। फॉर हैप्पीनेस सेक, अच्छा खुशी के लिए। अरे रुक जाओ, कई बार ना बोलने में भी खुशी होती है, इसको रुको एक बार। फॉर मैसेज टू बी अंडरस्टैंड, संदेशों को समझने के लिए भी कम्युनिकेट किया जाता है, बिल्कुल। फॉर शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव साझा करने के लिए भी, बिल्कुल ठीक बात है। आप किसी से बात करते हुए क्या करते हो, है ना, इन्फॉर्मेशन का, अनुभव का साझा ही तो करते हो, हाँ, है ना। वो कुछ बोले उससे पहले आप अपना अनुभव। अरे एक बार ऐसा भी हुआ था, क्योंकि जब आदमी कम्युनिकेट करता है तो दिल खोल देता है। तो फॉर सोशल इंटरेक्शन, फॉर मैसेज टू बी अंडरस्टैंड और फॉर शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, ये आएगा। यानी कि ए, सी और डी इज द राइट आंसर। चलो देखें कहाँ है ए, सी और डी इज द राइट आंसर। ए, सी और डी, ये इसका राइट आंसर हो गया भाई। समझ में तो आ रहा है ना? प्लीज़ फ्रेंड्स ध्यान से, चित्त को रिलैक्स करके, मन की शांति से सारी चीज़ों को सुनना है, ठीक है। जय बात। ए मैन पुल्स ए लॉडर टॉक बाय हिज हेयर विच बिकम न्यूज। एक आदमी लदे टॉक को अपने बालों से खींचता है तो समाचार बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है भाई, ठीक है। ऐसी तरह की न्यूज़ है, यही तो होती है। अब मेरी तरफ मत देखो, मैं कहाँ खींचूंगा बालों से, है ना। तब थे, तब भी नहीं खींचे जाते थे, इतना दम नहीं था, ठीक है। ए मैन पुल्स ए लॉडर टॉक बाय हिज हेयर विच बिकम न्यूज, ठीक है। एक आदमी लदे टॉक को अपने बालों से खींचता है तो समाचार बन जाता है, क्योंकि आर देखो, अनयूजुअल थिंग्स मेक न्यूज कॉल्ड और एंड जनरेट पब्लिक इंटरेस्ट। असामान्य चीजें विषमता नामक समाचार बनाती है और जनहित उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही बात है। इसी को तो इंटरेस्ट आता है, इन्हीं चीज़ों में तो इंटरेस्ट आता है ना, है ना। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो ए और आर दोनों ठीक है और आर सही एक्सप्लेनेशन है, तो ए फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अति उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन क्या है, क्या कहता है, समझिए इसको। Which of the following is an example of a physical barrier to communication? निम्नलिखित में से कौन संचार के लिए एक फिजिकल, एक भौतिक बाधा का उदाहरण है? तो बताइए इसमें कौन सा एक फिजिकल बैरियर है। देखो, कल्चरल डिस्पैरिटी, सांस्कृतिक, इन अटेंशन, वर्बलिज्म या फिर इल हेल्थ, इसमें कौन सा फिजिकल लग रहा है? सर मुझे तो इल हेल्थ लिख रहा है। तो बस यही तो है ना, बीमार स्वास्थ्य है, एक फिजिकल बैरियर है, एक भौतिक बैरियर है, एक भौतिक बाधा है, ठीक है ना। बीमार हो गए, है ना, फिजिकल। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। When the attitude of the communication towards self is positive but toward other it is negative, the communicator is said to be। जब स्वयं के प्रति संप्रेषण का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है लेकिन दूसरों के प्रति नकारात्मक होता है तो संप्रेषक को क्या कहा जाएगा? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मैं ही ठीक हूँ, सामने वाला तो गलत है, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। हर एक जगह एक ऐसा मिल जाएगा आपको, परिवार में, है ना, इधर उधर मिल ही जाएगा, रिश्तेदारी में, कि मैं ही ठीक हूँ, आप सब तो गलत हैं। वो उसको क्या कहेंगे? ऐसे कम्युनिकेटर को, ऐसे संप्रेषक को क्या कहेंगे? ये आत्म अभिमानी है, ये सेल्फ कंसाइटेड है, याद रखना, है ना, बिल्कुल। बड़ा अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, ये अभिमानी है ना। आत्मविश्वासी कौन होता है?
जो आपकी भी सुने, खुद की भी, बोला आप भी ठीक हो सकते हैं लेकिन मैं ठीक हूँ, ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ ऑफ लैकिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब वो होता है जो यूं कहें बस तू ही ठीक है मैं तो गलत हूँ, उसमें लैक होता है ना, समझ रहे हो। तो ये सारी बातें होंगी। तो सेल्फ कंसाइटेड जो होगा, आत्म अभिमानी होगा, वो ये कहेगा, इस बात को ध्यान रखें। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है? प्रमोटिंग क्लासरूम डायलॉग दैट इनकरेज स्टूडेंट टू एग्जामिन अल्टरनेटिव्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। कक्षा संवाद को बढ़ावा देना जो छात्रों को विकल्पों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रत्यक्ष निर्देश का एक उदाहरण है। यानी कि जब हम किसी को प्रमोट करते हैं, है ना, क्लासरूम को, और स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं, मतलब तो ये एक डायरेक्ट निर्देश का एक उदाहरण है ना। कोई अल्टरनेटिव का जांच करना या एग्जाम्पल, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है क्या? मुझे एक बात बताओ, आप एक होमवर्क डालो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्देश में क्या अंतर होता है? वैसे ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है फ्रेंड्स, ये हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी बात करी थी, याद करो वो दिन जब हमने ये बात करी थी। ये डायरेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, प्रोबिंग रेफर टू टीचर स्टेटमेंट दैट इनकरेज स्टूडेंट टू इलैबोरेट एन आंसर। प्रोबिंग शिक्षक के बयानों को संदर्भित करता है जो छात्रों को एक उत्तर विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में हेल्पिंग और की बिहेवियर की बात करी थी, तो प्रोबिंग वहाँ पे एक हेल्पिंग बिहेवियर था, अगर आपको याद हो। जांच, उसमें हम किसी भी एलाबरेट करने के लिए आंसर को हिंट देते हैं स्टूडेंट को, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है। और मैंने आपको कहा ना, अब ये पता नहीं लग रहा आपको कम्युनिकेशन से है या टीचिंग से, टीचिंग और कम्युनिकेशन से मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं। तो इस यूनिट में आप बहुत सारी बातें टीचिंग की भी देखोगे, तो 2 यूनिट्स अच्छे से तैयार होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका गलत है, सेकंड स्टेटमेंट इसका सही है ना। तो इसका 4th ऑप्शन हो गया, वो राइट हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। ये क्या कहता है देखो, वेरी गुड, असर्शन रीजनिंग। दोज वो रिसीव द मैसेज एंड गेट themselves इन्फ्लुएंस्ड बाय देम इन द प्रोसेस आर डिजाइंड एज ऑडियंस। जो लोग संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रक्रिया में उनसे प्रभावित होते हैं, उन्हें श्रोता के रूप में नामित किया जाता है। बताइए भी, जो मैसेज को रिसीव करते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं, वो ऑडियंस ही तो होती है भाई, जो मैसेज को रिसीव करती है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप मैसेज को रिसीव कर रहे हो, तो आप ऑडियंस ही है, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है? बिकॉज एन इंडिविजुअल और मैनी वो लिसन, वॉच एंड रीड द मैसेज आर कॉल्ड ऑडियंस। सही बात है। एक व्यक्ति या अनेक जो संदेश को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वो क्या है? श्रोता कहलाते हैं। आप ऑडियंस ही तो कहलाओगे, अरे नहीं क्या? बिल्कुल। तो इसीलिए ये बात बिल्कुल ठीक है। ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर है वो ए का सही से एक्सप्लेनेशन है। बोथ ए एंड आर करेक्ट है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो भाई, समझ में आ रहा है क्या? सर आ रहा है तो बिल्कुल आ रहा है, आर आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। देखिए, मैनी वॉइस वन वर्ड, कई आवाजें एक दुनिया, कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी, संचार और समाज, टुडे एंड टुमारो, आज और कल, नॉन एज द मैकब्राइड कमीशन इज अबाउट, जिसे मैकब्राइड आयोग के रूप में जाना जाता है। किसके बारे में है वो? तो इसके बारे में आप लिख लीजिए, मैकब्राइड कमीशन किसके बारे में था? पहला, इन्होंने क्या कहा? द नीड ऑफ डेवलपिंग कंट्री। इन्होंने कहा कि विकासशील देशों की ज़रूरतें, पहली बात तो ये इन्होंने शामिल की, लिख लीजिए, ठीक है। और इन्होंने कहा बैलेंस इन इंफॉर्मेशन फ्लो, संतुलन सूचना का प्रवाह, और एक था इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय समझ। इसके बारे में ये था क्या? मैकब्राइड कमीशन। मैनी वॉइस वन वर्ल्ड, कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी, टुडे एंड टुमारो, नोन एज द मैकब्राइड कम्युनिकेशन। किसके बारे में? ये ए, डी और ई के बारे में। नोट डाउन कर लीजिए प्लीज इस आयोग के बारे में, ए, डी और ई। ये फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोसाइटी प्ले ए की पार्ट इन द शेपिंग ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस।
समाज संचार प्रक्रिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोसाइटी प्ले ए की पार्ट इन द शेपिंग ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इस बात से सहमत है कि नहीं? हाँ है सर, समाज से ही तो हमें पता लगता है, समाज तो बहुत कुछ सिखाता है। तो इस स्टेटमेंट को आप गलत कैसे कर सकते हो? गलत नहीं कर सकते। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कम्युनिकेशन इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक नॉलेज इन सोसाइटी। संचार समाज में सार्वजनिक ज्ञान के उत्पादन, वितरण और गठन से संबंधित है। बिल्कुल इसी से तो संबंधित है, तभी समाज सिखाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, इसमें कोई भी वो नहीं है। कौन नहीं है सर? गलत नहीं है रे। ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्या कहता है? ये कह रहा है कि पर्सनल कॉम्पिटेंसीज डिटरमाइन हाउ वी मैनेज आवरसेल्फ। व्यक्तिगत बाधाएं निर्धारित करती है कि हम स्वयं को कैसे प्रबंधित करते हैं। सुन लीजिए क्या कह रहा है कि पर्सनल कॉम्पिटेंस डिटरमाइन हाउ वी मैनेज आवरसेल्फ। व्यक्तिगत योग्यताएं निर्धारित करती है कि हम स्वयं को कैसे प्रबंधित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और सेकंड कह रहा है कि सोशल कॉम्पिटेंसीज, सामाजिक क्षमताएं निर्धारित करती है कि हम रिश्तों को कैसे संभालते हैं। ठीक है ना? सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब है कि रिश्तों को कैसे संभालते हैं। तो दोनों ही बात ठीक है। इसमें क्या गलत लग रहा है? सर कुछ भी तो नहीं लग रहा, बिल्कुल सही लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिथ अबाउट कम्युनिकेशन। संचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से मिथक हैं? मिथक मतलब भ्रम हैं। कौन से? पहला कह रहा है गुड कम्युनिकेटर आर बॉर्न नॉट मेड। अच्छे संचारक पैदा होते हैं, बनते नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है अपना, बहुत बड़ी मिथ है ये। सही बात है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। स्टेज फ्राइट इज नॉट ए कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन। लोगों को लगता है कि मंच का भय होना संचार का भय नहीं है। एक तरह से है भाई, क्यों नहीं है? ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में। ठीक है ना? और थर्ड कह रहा है कम्युनिकेशन स्किल हैव नथिंग टू डू विद रिलेशनशिप। संचार कौशल का रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है। कोई ऐसी बात है क्या बिना संचार की तो रिश्ते खत्म हो रहे हैं? हम उससे बात नहीं करते, इसीलिए तो वो रूठी है या रूठा है। एक बार बात करके देखिए, ठीक है ना? क्या पता कम्युनिकेशन गैप आया हुआ हो। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों एक बहुत बड़े मिथ हैं। इस मिथ को आज तोड़ दीजिए, पेपर के बाद तोड़ देना, नहीं तो बातें बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना? ए, बी और सी इज द राइट आंसर। ये मिथ है भाई, ए, बी और सी। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? असर्सन कह रहा है कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज एंड देयर मीनिंग। संचार में संदेशों और उनके अर्थों का स्थानांतरण और समझ शामिल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज एंड देयर मीनिंग। बिल्कुल सही बात है। अचीविंग परफेक्ट कम्युनिकेशन इज ए टेक्निकल पॉसिबिलिटी। पूर्ण संचार प्राप्त करना एक तकनीकी संभावना है। क्या इस बात से सहमत है? क्या मेरे मुंह की तरफ मत देखो, क्या आप आज से सहमत हो? क्या कैसे सहमत होंगे? अचीविंग परफेक्ट कम्युनिकेशन एक टेक्निकल पॉसिबिलिटी। क्या सिर्फ परफेक्ट कम्युनिकेशन तभी होगा जब तकनीकी संभावना है? अगर तकनीक खराब होगी तो नहीं, है ना? वैसे ही हम तो बिना टेक्नोलॉजी भी तो बात करते हैं। तो ए ठीक है, आर बिल्कुल गलत है। तो सेकंड आंसर इज राइट आंसर। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रेट्स ऑफ कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर। निम्नलिखित में से कौन से एक सक्षम संचारक के लक्षण हैं जो बड़ा अच्छा कम्युनिकेटर है? कौन होगा? एक तो माइंडफुलनेस, यानी कि उसमें सचेतन होगा। बिल्कुल बहुत सही बात है। रिसीव टू न्यू इंफॉर्मेशन, नई जानकारी को ग्रहणशील करने की क्षमता होगी, वही तो एक अच्छा कम्युनिकेटर होगा। थिंकिंग बिफोर एक्टिंग, अभिनय से पहले सोच, यानी कि कुछ काम करने से पहले सोचेगा, वो भी एक अच्छा कम्युनिकेटर होगा। तो ये तो हो गए भाई, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर की एक निशानी है ये, है ना? डी कह रहा है शुड ऑलवेज गो बाय द फर्स्ट इंप्रेशन। हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन से जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी है फर्स्ट इंप्रेशन से, आज वो नहा धो के नहीं आया तो क्या पता कल नहा धो के आ जाए। फर्स्ट इंप्रेशन की बात मत किया करो, है ना? छोड़ो इसको, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना सर, ऐसे ही बोलते हैं वो, नए नए वाले बोलते हैं।
बी पैसिव टू इश्यू अराउंड, आसपास के मुद्दों के आप निष्क्रिय हो जाइए। नहीं, आसपास के मुद्दों पर निष्क्रिय हो जाओगे आप, है ना, तो आप एक अच्छे वो नहीं बनोगे कम्युनिकेटर। तो ए, बी और सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल ए, बी और सी इज द राइट आंसर। चलो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शांति से क्वेश्चन को सोच समझ के करना है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन गैर मौखिक संचार को प्रभावित करता है। इसमें से कौन कौन सी ऐसी चीज है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है, आपसे ये पूछा है, गैर मौखिक संचार को प्रभावित करती है। आपको पता है वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन तो वो होता है जहाँ पे वर्ड्स का यूज हो, शब्दों का यूज हो, चाहे वो रिटन में हो, चाहे वो बोलने में हो, कहीं पे भी हो, और नॉन वर्बल जहाँ पे शब्दों का यूज नहीं हो। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में को जो प्रभावित करेगी। बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा, आंसर भी दे दो, ठीक है। इसमें क्या क्या है, एक तो कल्चर, क्योंकि वहाँ का जो संस्कृति है, कल्चर है, वो बहुत प्रभावित करती है। एक कोई भी लोकेशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन, और एक है किस कॉन्टेक्स्ट में, किस प्रासंगिक में आप वो बात कह रहे हो। तो ये तीनों चीज़ें हैं, सी, डी, ई, ये नॉन वर्बल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी, ठीक है ना। और ये जो इनविजिबल इनकोंग्रेंस जो है, यानी कि जो अदृश्य असंगति, ये तो एक तरह से गैप है, जनरेशन गैप है, ये नहीं होगा। और अवॉइडेंस ऑफ सिग्नल, संकेतों से बचना, ये भी प्रभावित नहीं करेगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। सिग्नल तो आते हैं नॉन वर्बल में, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करेगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, कल्चर, जियोग्राफिकल लोकेशन, और वहाँ किस प्रासंगिकता में, किस कॉन्टेक्स्ट में वो आपने बात की है, वो सारा का सारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को प्रभावित करेगा। तो इसका राइट आंसर सी, डी और ई हो जाएगा फ्रेंड्स, सी, डी और ई, ठीक है। ये सी, डी और ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा और सारी बातें और समझ में आ जाएगी। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। इन सारे फैक्टर्स को याद रखना है, जैसे वहाँ का लोकेशन, जैसे इस क्वेश्चन में आया, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रही है, अट्रैक्शन, सिमिलरिटी, इंटीमेसी, कल्चर, ये याद रखना। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, जो गैर शाब्दिक संचार है, उसको प्रभावित करती है। याद रखोगे, लोकेशन, कॉन्टेक्स्ट, अट्रैक्शन, सिमिलरिटी, इंटीमेसी और कल्चर, ये सारे के सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन द ट्रांसैक्शनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द एलिमेंट्स आर, लेन देन के प्रकार में, के संचार में ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं हम ना, इसमें क्या होता है, इसमें क्या है आप बताइए। ये इनएक्टिव होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, या इंटरडिपेंडेंट होता है, या न्यूट्रल होता है। आप इस बात को, इस क्वेश्चंस को बहुत आराम से समझ सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हो। अगर आपको ट्रांसैक्शनल टाइप का पता भी ना हो तो भी आप देखना, इनएक्टिव यानी कि एक तरह से निष्क्रिय, न्यूट्रल का मतलब भी एक तरह से उदासीन, और इंडिपेंडेंट का मतलब एक तरह से स्वतंत्र, लगभग सिमिलर से हैं ये, ठीक है। मतलब सिमिलर सा एक भावार्थ इनका निकल रहा है अगर समझने की कोशिश करो तो इसको, लेकिन इसमें एक ऑप्शन तो एक ही छाड़ना है। तो ट्रांसैक्शनल कौन सा होता है, इंटरडिपेंडेंट जो होता है वो ट्रांसैक्शनल होता है, यानी कि जो एक दूसरे पे निर्भर होता है। क्योंकि यहाँ पे लेन देन, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो प्रेषक होता है, ठीक है ना, सेंडर होता है, और जिसके पास मैसेज जाता है, ऑडियंस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे का कम्युनिकेशन, इंटरडिपेंडेंसी चलती है ट्रांसैक्शनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में। तो इंटरडिपेंडेंट आ जाएगा, एक दूसरे पर निर्भर की बात हो जाती है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन एट ऑल द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन फंक्शन इज, रॉबिन्सन एट ऑल के अनुसार संचार कार्यों का क्रम क्या है। एक्चुअली में किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रॉबिन्सन एट ऑल ने कम्युनिकेशन के बारे में बात की, तो उन्होंने एक सीक्वेंस दिया कि किस सीक्वेंस में कम्युनिकेशन है वो फंक्शन करेगा, कार्य करेगा। तो सबसे पहले एक जो भी बात कर रहा है एक कंट्रोल्ड वे में होगा, फिर उसे एक मोटिवेशन मिलता है,
फिर एक इमोशनल एक्सप्रेशन आता है और फिर एक इंफॉर्मेशन की शेयरिंग प्रॉपर होती है। क्योंकि कम्युनिकेशन होता क्या है, द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ही होता है। तो ये किस सीक्वेंस में चलता है रॉबिन्सन एट अल के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि कंट्रोल होता है, फिर मोटिवेशन, फिर इमोशनल एक्सप्रेशन और फिर इंफॉर्मेशन, यानी कि इस सीक्वेंस में ही चलता है ए, बी, सी और डी। नियंत्रण, प्रेरणा, भावनात्मक अभिव्यक्ति और फिर जानकारी की बात होती है। ये सारी चीज़ें ऊपर से काम करके आएगी, फिर इंफॉर्मेशन का एक तरह से शेयरिंग होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी, सी, डी, इसी सीक्वेंस में हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट। ये थोड़ा याद रख लेना, और वैसे भी ये बात होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो बहुत बढ़िया, अति उत्तम। नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, चलो इसकी सुनते हैं, इसकी सुनते हैं। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेट्स इन ट्रांसैक्शनल कम्युनिकेशन। वही आ गया, लेन देन संचार में निम्नलिखित में से कौन निर्धारक है। ट्रांसैक्शनल कम्युनिकेशन याद करो, इसमें क्या होता है, यानी कि सेंडर और यानी कि कम्युनिकेशन करते हैं, सेंडर और रिसीवर होते हैं, उनमें आपस में काफ़ी एक तरह से ट्रांसैक्शनल यानी कि मैसेज का लेन देन चलता है, काफ़ी इंटरेक्शन चलता है। तो ये किस किस में आएगा, कौन कौन डिटरमाइन करेगा। एक तो सोशल, समाज में भी होता है, एक कल्चर हो गया और एक रिलेशन हो गया। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है कि सामाजिक प्रसंग, सांस्कृतिक संदर्भ और संबंध पर जो संदर्भ है वो ट्रांसैक्शनल कम्युनिकेशन पे काम करता है। ये लीगल जो कॉन्टेक्स्ट है और डिलेड कॉन्टेक्स्ट है, कानूनी संदर्भ और विलंबित प्रसंग, इसमें कोई भी बात नहीं करता है। ट्रांसैक्शनल कम्युनिकेशन में एक तो होता है सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल और रिलेशन कॉन्टेक्स्ट की बात करता है, ठीक है, जिसमें आदान प्रदान होता है अपनी मैसेज इन्फॉर्मेशन का। तो ये तीनों से ऑप्शन यानी कि ए, बी और सी इज द राइट आंसर। याद रखना फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, बचित शांत करके, मन को रिलैक्स करके सारी चीज़ों को समझना है। तो ए, बी और सी इज द राइट आंसर। तो सेकंड है ये, ए, बी, सी ए राइट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं, चलो इन स्टेटमेंट्स की सुनते हैं। In communication, language ambiguity takes place because of the incorrect use of words। कह रहे हैं संचार में शब्दों के गलत प्रयोग के कारण भाषा अस्पष्टता होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। अगर संचार में अगर आप शब्दों का गलत प्रयोग करोगे तो भाषा अस्पष्ट हो जाएगी। इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज एम्बिग्यूटी टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे कह रहा है इनफॉर्मल टर्म्स लीड टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। अनौपचारिक समय की शर्तें विभिन्न व्याख्याओं की ओर ले जाती है। आप इस बात को समझिए, अगर इनफॉर्मल हम शब्द पढ़ते हैं कम्युनिकेशन में और इनफॉर्मल जहाँ पे होती है, अनौपचारिकता हो जाती है, तो वहाँ आपको पता है डिफरेंट विभिन्न व्याख्याएं होना शुरू हो जाती है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो जाती है, क्योंकि इनफॉर्मल है ये और इनफॉर्मल की कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो डिफरेंट व्याख्या होना स्वाभाविक है। तो इसमें दूसरा भी बिल्कुल ठीक है, पहला भी ठीक है और दूसरा भी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है फ्रेंड्स, दोनों स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स यूज ऑफ। गैर मौखिक संचार का उपयोग करता है। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम करते हैं वो क्या करता है, इसके बारे में बात करनी है। इसको एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। तो आप बताइए इसमें वर्बल फाइननेस होगी क्या, क्योंकि अगर नॉन वर्बल है तो वर्बल फाइननेस कहाँ से होगी, यानी कि मौखिक चालाकी कहाँ होगी इसमें, जब है ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो एक तो ये नहीं होगा, डी किसी भी हालत में नहीं हो सकता, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। और क्लियरिटी इन एब्स्ट्रक्शन, अमूर्तता में स्पष्टता। क्लियरिटी इन एब्स्ट्रक्शन तब होगी जब आपके पास वर्बल यानी कि शब्द अच्छे होंगे, तो डी और ई भी बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकते। तो तीन ऑप्शन छांटने हैं, तो सीधी सी बात है ए बी सी हो गया, यानी कि बिहेवियर टू जनरेट मीनिंग, अर्थ उत्पन्न करने के लिए व्यवहार, है ना, क्योंकि आपका बिहेव है एक तरह से, जैसे आप कम्युनिकेट करते हो तो बिहेव जो होता है कम्युनिकेट करने, जैसे बॉडी लैंग्वेज वगैरह, वो बड़ा मीनिंग एक शो करता है। इमोशनल मीनिंग, बिल्कुल भावनात्मक अर्थ का भी पता लगता है। और एक नॉन क्लियर सिस्टम ऑफ रूल्स, नियमों की एक गैर स्पष्ट प्रणाली होती है, क्योंकि नॉन वर्बल है तो वैसे तो है नहीं कि प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, ऐसा कुछ तो है नहीं, ये एक तरह से इनफॉर्मली है, नॉन वर्बल है, तो ये नॉन क्लियर सिस्टम ऑफ रूल्स होगा। तो बिल्कुल सही बात है, ए बी और सी इज द राइट आंसर, है ना, ये राइट आंसर हो गया। तो
ए बी सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलो बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बात समझ में आ रही है। चलो बहुत बढ़िया, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, ए कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर इज, एक सक्षम संचारक कौन है। एक तरह से कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर यानी कि सक्षम, बढ़िया पॉजिटिव शब्द है ये, कौन सा है। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी कम्युनिकेटर जो कल्चरल न्यूट्रल है, सांस्कृतिक रूप से तटस्थ है, उसको कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता, बिल्कुल न्यूट्रल है, क्या वो एक अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है? क्या एक सक्षम संचारक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता अगर वो कल्चरल न्यूट्रल है तो। ठीक है, कल्चरली सेंसिटिव है, सांस्कृतिक रूप से वो संवेदनशील है, एक दूसरे की संस्कृति के प्रति वो सेंसिटिव है, तभी वो आपस में कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएगा। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, एक तो ये हो गया। उसके बाद टोटली एथिकल, पूरी तरह से वो नैतिक है। अगर एथिकल है तो वास्तव में एक अच्छा शब्द है, एथिकल होना बड़ी अच्छी बात है, एक अच्छा सक्षम और दक्ष कम्युनिकेटर होगा। तो बी और सी हो गया। सिचुएशनली एथिकल का क्या मतलब है, यानी कि सिचुएशन आएगा तो एथिकल बन जाऊंगा, नहीं तो हम जानवर हैं ही, है ना। बात समझ रहे, ऐसा नहीं करना है, हमेशा हमें एथिकल रहना है ना। ऐसा नहीं है कि कोई देख रहा है तो मैं एथिकल हूँ, नहीं तो फिर मैं जानवर हूँ, ऐसे नहीं होना, ठीक है ना। क्योंकि इंसान ऐसा जानवर है जिसको जानवर कहो तो गुस्सा आता है, लेकिन शेर कहो तो मजा आता है, लेकिन वो शेर भी तो जानवर है। आगे कह रहा है एन इफेक्टिव लिसनर, एक प्रभावी श्रोता। अगर आप एक इफेक्टिव लिसनर है, एक प्रभावी श्रोता है, तभी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनोगे। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, किसी की बात गौर से सुनोगे तभी तो उससे अच्छे से कम्युनिकेट करोगे। अब दिक्कत यही है कि हम अगले को तो सुनते ही नहीं है। जब अगला बोल रहा होता है तो हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि हमें क्या बोलना है, अगले को तो हम सुनते ही नहीं है, और वहीं से फिर दिक्कत शुरू हो जाती है, और इसी को एक तरह से मिसकम्युनिकेशन होना कहा जाता है। तो ये ध्यान रखो, अगले को भी अच्छे से सुनना चाहिए। तो क्या हो गया, कल्चरल सेंसिटिव, टोटली एथिकल और ए इफेक्टिव लिसनर, ये तीनों आ जाएंगे, यानी कि बी आ जाएगा, सी आ जाएगा और ई आ जाएगा। बी सी और ई इज द राइट आंसर। तो देखो कहाँ है, बी सी और ई इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मीडिया किट्स आर यूज्ड इन, मीडिया किट का उपयोग किया जाता है, आपको तो पता ही है मीडिया किट का क्यों उपयोग किया जाता है, क्या कैसा कम्युनिकेशन के लिए, एक्सटर्नल होता है। अरे बात मीडिया में आ गई, ज़्यादा बकवास करी तो बात मीडिया में आ गई, बाहर आ गई है ना। बाहरी संचार के लिए मीडिया किट है वो यूज़ किया जाता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद में ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन ऑल इंटरेक्शंस a message is sent and a message is received. Sometimes teacher believe they are sending one message, but their voice, body language, choice of words and gesture may communicate a different message. कह रहा है सभी बातचीत में एक संदेश भेजा जाता है और एक संदेश प्राप्त होता है। कभी कभी शिक्षकों का मानना है कि वे एक संदेश भेज रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़, शरीर की भाषा, शब्दों की पसंद और हाव भाव एक अलग संदेश को संप्रेषित कर सकते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? पढ़िए गौर से। बिल्कुल है, क्योंकि किसी भी इंटरेक्शन में मैसेज सेंड किया जाता है और मैसेज रिसीव किया जाता है, और कई बार ये विश्वास किया जाता है, और ये बात है ही कि उनका वॉइस जो है, उनकी लैंग्वेज, शब्दों का जो चयन है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चरल है, वो एक डिफरेंट मैसेज भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसीलिए नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उसका बहुत अहम रोल होता है, बहुत ज़्यादा। आप जो वर्बल कम्युनिकेशन है उससे भी ज़्यादा अहम रोल होता है। तो बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। सेकंड कह रहा है टू डील विद साइबर बुलिंग पेरेंट्स शुड बी इनकरेज्ड टू कीप कंप्यूटर्स इन पब्लिक रूम इन द हाउस। साइबर बुलिंग से निपटने के लिए माता पिता को घर के सार्वजनिक कमरे में कंप्यूटर रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साइबर बुलिंग आपको पता है क्या होती है, एक तरह से कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट के माध्यम से ये सारी चीज़ें होना, उससे से बहुत ही अग्रेसिव हो जाना, उससे गलत लत में पड़ जाना एक तरह से, ठीक है ना।
तो इससे डील करने का एक तरीका बताया है कि ऐसा भी हो सकता है कि हम पब्लिक रूम में कंप्यूटर जो है अपना, जहाँ पे सारे हम बैठते हैं, वहाँ बच्चा कंप्यूटर यूज़ करे। तो मुझे लगता है इससे कुछ फ़र्क तो पड़ेगा, कुछ तो रहेगा कि कोई देख रहा होगा तो वो चीज़ों को कंट्रोल में रह के करेगा। तो ये एक स्टेप है, यही एक, ये नहीं कह सकते सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, ये एक सॉल्यूशन का स्टेप हो सकता है कि अगर हम ऐसा करें तो बहुत बेहतर हो सकता है कि इसको किसी थोड़ी हद तक तो हम रोक सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ना ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये बिल्कुल ही साइबर बुलिंग को रोक देगा, लेकिन ऐसा करने में ये मदद जरूर करेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, पहला और दूसरा दोनों कथन है वो करेक्ट है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये समझिए, कह रहा है, ये उसी की तर्ज पे है क्वेश्चन, पीपल यूज नॉन वर्बल क्यू मोर देन वर्बल क्यू। लोग मौखिक संकेतों से अधिक गैर मौखिक संकेतों का उपयोग करते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस पे रिसर्च हो चुकी है फ्रेंड्स, और वो रिसर्च का रूल भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बिल्कुल सही बात है कि हम नॉन वर्बल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप भी दिन में देख लेना कि आप हाव भाव का कितना यूज़ करते हो, शब्दों से ज़्यादा यूज वो होता है। इस पे रिसर्च भी हो चुकी है, उस रिसर्च के बारे में मैं चलो आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये एक बार देखना, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, देखना कैसे। डॉक्टर अल्बर्ट जो मेहरेबियन है, ये एक प्रमुख व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक है और अशाब्दिक संचार के महत्व की वकालत करने वाले कई मुख्य एक पर्सन रहे हैं ये। और इन्होंने एक रूल दिया 73855, ये रूल देखना, कौन सा, 73855 नियम दिया। और इन्होंने ये रूल दिया, शरीर की भाषा के विषय में शोध के परिणाम स्वरूप ये हुआ था। और उन्होंने इसमें 738 और 55 का मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि हम जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें हम वर्बल कम्युनिकेशन का लगभग 7% ही यूज़ करते हैं, ओनली 7%। जब हम किसी से कम्युनिकेशन की बात होती है तो उसमें वर्बल कम्युनिकेशन का कितना परसेंट यूज़ करते हैं, सिर्फ 7%। ठीक है, और नॉन वर्बल कंपोनेंट के अंदर, नॉन वर्बल बच गया बात में, वर्बल में तो सिर्फ 7% ही करा। इस 7 का मतलब ये है, 38 और 55 का क्या मतलब है, जो बाकी का नॉन वर्बल बच गया उसमें अपना जो वॉइस की टोन है और अपनी बॉडी लैंग्वेज है, तो वॉइस की टोन 38% हम यूज़ करते हैं और बॉडी लैंग्वेज 55%। तो ये मतलब है 7, 38 और 35 का, समझ गए। यानी कि शब्दों का, वर्बल का सिर्फ 7% यूज है, उसके साथ अगर मैं बात करूं अपनी टोन का वो है 38%, और अगर मैं बात करूं अपनी बॉडी लैंग्वेज का वो 55%, 55%। तो ये बॉडी लैंग्वेज, अपनी टोन, ये सब क्या है, नॉन वर्बल है, और इसीलिए ये ज़्यादा यूज हो रही है। देखो 38 और 55%। ठीक है, बात समझे। वो तो वर्बल तो सिर्फ कितना हो रही है, 7%। इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ठीक है फ्रेंड्स, है ना, कि पीपल आर यूज नॉन वर्बल क्यू मोर देन वर्बल क्यू। ठीक है, बात समझ गए। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, नॉन वर्बल क्यू है बेटर बिलीवेबिलिटी देन स्पोकन वर्ड्स। मौखिक संचार संकेतों में बोले गए शब्दों की तुलना में बेहतर विश्वसनीयता होती है, बिलीवेबिलिटी ज़्यादा होती है। कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है, एक तो मैं आपको कहूँ हाँ तू आ जाएगा क्या वहाँ पे, मैं कहूँ हाँ, एक कहूँ हाँ मैं आ जाऊँगा, तो देखना आपका जो एक्सप्रेशन है, आपने यस तो बोला ही है दोनों बार, लेकिन जो ज़्यादा इफेक्ट रहा वो किसका रहा, नॉन वर्बल जो आ रहा है। और आप किसी की शादी में जाओ और आप जाके बोलो कंग्रेचुलेशंस, शादी हो गई आपकी, और एक ऐसे को कंग्रेचुलेशंस, आपकी शादी हो गई है, तो कितना अच्छा वो समझेगा, हाँ इससे खुश है। उससे तो समझेगा इसी की तो नहीं है ये गर्लफ्रेंड पुरानी, पता नहीं क्या बोल रहा है, कंग्रेचुलेशंस बोल रहा है या बद्दुआ दे रहा है। तो मतलब नॉन वर्बल का बड़ा इफेक्ट है कि नहीं है। जब हम वर्बल कम्युनिकेशन करें तो नॉन वर्बल का बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता बैठती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, कथन एक भी और कथन दोनों बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। तो फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखना, आप क्वेश्चंस को करते टाइम में, जैसे बेसिकली क्या होता है, कई बार ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है बोथ स्टेटमेंट ट्रू, कई बार सेकंड ऑप्शन चेंज, कई बार सेट हो जाता है कि ये फर्स्ट ही होगा। जैसे असर्शन रीजनिंग में हो जाता है ना कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये आपको ए ही लगता है हर बार, ऐसा नहीं है, ऑप्शंस में भी चेंज होता है। जैसे अभी मैंने देखे हाँ या 6 सेकंड कह रहा है दोनों स्टेटमेंट के ट्रू के बारे में, ऐसा थोड़ा आराम से ऑप्शन चूज करते हुए, क्योंकि मेन तो एम यही है ना, ये तो आपने ठीक कर लिया, यहाँ ठीक गलत कर दिया तो सारी बात ही खराब हो जाएगी। बात समझ रहे हो, चलो बहुत बढ़िया।
तो ये बात आपने समझ ली। उसके बाद में क्या है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ इसमें ब्लैंक भरना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स वाली बात है। मैसेज हैव द मोर और लेस सेम मीनिंग फॉर द ऑडियंस, दर्शकों के लिए ब्लैंक है। संदेशों का कमावेश एक ही अर्थ होता है, वो कौन सा होता है? तो हमने इसमें आपको याद है तो डिनोटेटिव और कैनोटेटिव के बारे में बात की है, तो इसमें डिनोटेटिव आएगा, डिनोटेटिव, ठीक है, जिसका मतलब यानी कि लगभग मोर और लेस सेम ही मीनिंग होता है। डिनोटेटिव का मतलब यही होता है। ये तो कई बार हमने कनोटेटिव और डिनोटेटिव के बारे में बात करी है, जिसमें हमने डिक्शनरी वर्ड्स के बारे में कि डिक्शनरी वर्ड होता है, ठीक है, या फिर किसी को कुछ एक्सप्लेन करना हो, ये सारी बात हमने करी है, प्लीज़ देख लेना, है ना। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, इन क्लासरूम कम्युनिकेशन टीचर शुड एक्नॉलेज एंड टेक इनटू अकाउंट स्टूडेंट्स व्यू। कक्षा में संचार शिक्षकों को स्वीकार करना चाहिए और छात्रों के विचारों को ध्यान में रखना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि रीजन क्या है, इन ए क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी इन्हांस्ड बाय इस्टेब्लिशिंग ए व्यू पॉइंट। कक्षा में एक दृष्टिकोण स्थापित करके संदेश प्राप्त की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, अगर आप स्टूडेंट्स के व्यू को अकाउंट में रखोगे और ये इससे क्या होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है मैसेज रिसेप्शन की वो भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात कह रहा है, अगर एक किसी के व्यू पॉइंट को ध्यान में रखे हुए काम करोगे, ठीक है। तो ए भी ठीक है, आर भी बिल्कुल ठीक है, और आर ए का सही से एक्सप्लेन कर रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। पढ़ लिया आराम से, समझ में आ गया? चलो, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? आगे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्निकल बैरियर ऑफ इन कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन संचार में तकनीकी बाधा का उदाहरण है? टेक्निकल बैरियर की बात कर रहा है फ्रेंड्स। आपको पता है ये कम्युनिकेशन में जो बैरियर वाला टॉपिक है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है, फिजिकल बैरियर क्या है, टेक्निकल बैरियर क्या है ना, सिम्नेटिक बैरियर के बारे में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर कोई कहे टेक्निकल बैरियर है कम्युनिकेशन में, तो इसका मतलब क्या है तकनीकी रूप से, यानी कि यहाँ पे लो बैंडविड्थ है इंटरनेट की, है ना। टेक्निकल तो यही लग रहा है, इंटरनेट की कम बैंडविड्थ है, विचारों की जटिलता, पर्सनल एटीट्यूड, फिजिकल लोकेशन, ये तो सब क्या है, या तो साइकोलॉजिकल है या फिजिकल है। ये टेक्निकल तो है नहीं, टेक्निकल सिर्फ एक ही दिख रहा है, वो बी दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? बी दिख रहा है, इंटरनेट की कम बैंडविड्थ, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये क्या कहता है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, द कम्युनिकेशन अमंग पर्सन्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल हु हैव नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इज कॉल्ड। विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले व्यक्तियों के बीच संचार जिनका कोई प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग संबंध नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? हमने कई तरह के कम्युनिकेशन, अपवर्ड, है ना, डाउनवर्ड, डायगोनल, हॉरिजेंटल, यानी कि विकर्ण, क्षैतिज, ये पढ़ा है। और हमने जब डायगोनल कम्युनिकेशन पढ़ा था तो ये बात हुई थी कि सेम लेवल होने की कोई बात नहीं है, वो किसी से कोई भी कम्युनिकेट कर सकता है, सेम डिपार्टमेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका यही आंसर होगा, कौन सा? डायगोनल कम्युनिकेशन, यानी कि विकिरण संचार, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल कोड ऑफ कंडक्ट सर्कुलेटेड अमंग द एम्प्लॉइज ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। संस्था के कर्मचारियों के बीच परिचालित सामान्य आचार संहिता एक किसका उदाहरण है? अगर हम किसी को ये देखें, जो एक सर्कुलेटेड कंडक्ट आचरण की बात होती है, संचार या आचार संहिता की बात होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, तो ये किसका एग्जाम्पल है, कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है? तो आपको पता है वहाँ पे कम्युनिकेशन में क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ ज़्यादा मैसेज होगा, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा, नीचे की ओर संचार होगा फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ऊपर से जो आपका सबऑर्डिनेट की तरफ मैसेज आ रहा है, किससे? जो सुपीरियर है उससे, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन एंट्रोपी रेफर टू। ये कम्युनिकेशन एंट्रोपी का शब्द का मतलब आपको बताया था मैंने। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी होती है रैंडमनेस, कोई भी रैंडमनेस होती है, यानी कि बिखराव होता है। और कम्युनिकेशन में एंट्रोपी है तो क्या होगा?
आप सब समझ जाइए, बिखराव वाली बात, यानी कि आपका जो मैसेज होगा वो अनप्रिडिक्टेबल होगा, क्योंकि बिखराव है, यानी कि मैसेज होगा वो अप्रत्याशित संदेश होगा, आप उसमें कोई अनुमान नहीं लगा सकते, अनप्रिडिक्टेबल मैसेज होगा, क्योंकि वो एंट्रोपी ज़्यादा है, यानी कि बिखराव ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर 4 आ गया। आगे है कीप क्वाइट कहते हैं ना, कीपिंग क्वाइट बिकॉज ऑफ फियर और पनिशमेंट इन कम्युनिकेशन इज एन ब्लैंक बैरियर। संचार में सजा के डर के कारण पूरी तरह से रहना, पूरी तरह से चुप रहना एक बाधा है। कैसी बाधा है? देखो, आप उससे प्यार करते थे, आप नहीं कह पाए, ठीक है। क्यों नहीं कह पाए? कि रैप्टे पड़ेंगे अगर कह दिया तो। लेकिन वो एक दूसरा आपका दोस्त उससे प्यार करता था, उसने घर वालों को कह दिया, 1-2 रैप्टे खाए कोई बात नहीं, लेकिन आज और वो और उसका प्यार साथ है, लेकिन आपका प्यार कहीं और है। तो आप क्यों नहीं बोले? कैसा बैरियर था ये? क्यों नहीं बोले? कैसा डर था? ये इंडिविजुअल था, ये व्यक्तिगत था, क्योंकि उसने तो बोल दिया, लेकिन आपका व्यक्तिगत दिक्कत ये थी, ठीक है ना। तो कीपिंग क्वाइट बिकॉज ऑफ देयर फियर और पनिशमेंट इन कम्युनिकेशन इज एन इंडिविजुअल बैरियर, व्यक्तिगत है ये, ठीक है। आपका डर है ये, आपको सजा का डर लगता है, उसको नहीं लग रहा था, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे है द मेन चैलेंज ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन आर। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कौन सी होती है ना? अंगूर संचार, यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, जिसकी कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। वो उसका मेन चैलेंज क्या है? इट्स फॉर्मल इन नेचर। नहीं, ये तो फॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल है ये, फॉर्मल तो होती नहीं है, ये तो काट दो, इनफॉर्मल है। डिस्टोरेशन हो जाता है, यानी कि जो मैसेज होता है उसको विरूपण हो जाता है, उसका रूप ही बदल जाता है, क्योंकि इनफॉर्मल होता है, किसी ने आगे कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो मैसेज सा डिस्टोर्ट हो गया, यानी कि विरूपित हो गया, सेम मैसेज नहीं रहा, क्योंकि आप बात आगे से आगे जाएगी तो बदलती जाएगी। तो एक बात तो ये है, बिल्कुल ठीक है। इससे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, गलतफहमी भी हो सकती है कि उसने ये बोला था, आधा झगड़ा तो इसी चक्कर में हो रहा है। आप उससे कोई रिटर्न में तो बात है नहीं, सीधा बोल देते उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, आप मुंह फुलाए घूमते हो जीवन भर, ठीक है। तो ये गलत है, ये तो विरूपण भी हो जाता है मैसेज का, गलतफहमी भी हो जाती है, और सोर्स एनोनिमिटी हो जाती है, यानी कि स्रोत की गुमनामी है, आपको नहीं पता वो सोर्स क्या है, किसने ये बात फैलाई है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर बी, सी और डी हो गया। ये सबसे बड़े चैलेंज है अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, और कंफर्म तो होता ही नहीं है ना, इसमें कहाँ कंफर्मिटी है, छोड़ो इसको। तो क्या हो गया? बी, सी और डी एक मुख्य चैलेंज है किसके? ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के। तो राइट आंसर आ गया बी, सी, डी। तो ये बी, सी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी फ्रेंड्स। आई थिंक बड़े आराम से, बड़े गौर से आपने सुनी होगी। किसी तरह का कोई डाउट ना रखें, अपने चित्त को, अपने मन को रिलैक्स रखते हुए काम करें फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल, SWMG के नाम से है। इसको आप इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी और खुद का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये बटन दिखेंगे और कोर्स पे जाके आप पेपर 1 के लिए और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 का डिटेल्ड कोर्स भी चल रहा है, जो 3 मंथ और 6 मंथ के लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और पेपर 2 EVS के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 3 मंथ और 6 मंथ के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें लाइव सेशन भी होते हैं। अगर आप लाइव सेशन नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। और रेज हैंड का भी ऑप्शन है, आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप रेज हैंड करके कॉल पे आके आप सारी बातें कर सकते हैं, ठीक है। और नोट्स भी मिलेंगे PDF नोट्स में, और लेक्चर रिकॉर्डेड भी रहेंगे। जो आज मान लो लाइव क्लास हुई आपने नहीं देख पाए तो वो रिकॉर्ड रहेगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप विलिंग हैं, नेक्स्ट एग्जाम के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने चित्त को शांत रखें, मन को रिलैक्स रखें, हमेशा खुश रहें। सब बहुत अच्छा है, सब बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आप बिना किसी टेंशन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, रिवीजन पे बड़ा अच्छा फोकस करें। जब तक रिवीजन पे फोकस नहीं करोगे दिक्कत है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा, बहुत जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, पर्सनल हैं।
मेरा ये मानना है कि चीज़ों को आप कम जगह से पढ़िए, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िए, लेकिन उसका रिवीजन बार बार कीजिए, तब बहुत बेहतर स्थिति तक जाया जाएगा। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप इतना ज़्यादा फैला के पढ़ लेते हैं, रिवीजन होता ही नहीं है उसका, फिर हमें याद ही नहीं रहता कि ये मेरा ही है क्या, जग सुना सुना लगता है। तो जग अपना अपना कब लगेगा, जब हम चीज़ों को प्रॉपर रिवाइज करेंगे फ्रेंड्स। उन क्वेश्चनों के पीछे मत पढ़िए, 5-7 क्वेश्चनों को, ना तो ज़िंदगी में पहले आए हैं ना अब आएंगे आपको, तो उससे अच्छा उन पे गौर करिए जो आपको आते हैं और उन्हीं को बहुत अच्छा करिए। कहते हैं ना, एक स्टेप को, वो जो मूवी में था ना कि एक ही स्टेप को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इसमें मैंने मास्टरी हासिल कर ली है, तो वो आपका एक हथियार बन जाता है। ऐसे रिवीजन को एक प्रॉपर हथियार बनाएं, प्रॉपर फोकस करें और बिना टेंशन के काम करोगे तो वो बेहतर तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑल द वेरी बेस्ट, आप हमेशा खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।